अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो आप भी पंच इन पंच आउट से लेकर काम करने, छुट्टियां अप्लाई करने जैसे तमाम कामों के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होंगे। अगर जवाब हाँ है तो आप इनमें आने वाले एरर से भी कभी ना कभी तो फ्रस्ट्रेट हुए ही होंगे और फिर फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी को भी कोसा होगा। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप मुझे देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी की ब्रांड न्यू सीरीज अश्वमेध में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंपनी से फ्रस्ट्रेट होने की, मगर क्या आपने सोचा है यहाँ आपसे बड़ी विक्टिम खुद आपकी कंपनी है, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर के लिए किसी को एक मोटी तगड़ी रकम चुकाई है और उसके बाद भी काम बनने की जगह अगर बिगड़ता रहे तो आप सोच सकते हैं कंपनियों पर क्या बीतती होगी। सवाल उठता है फिर असल कल्प्रिट है कौन, किसे ठहराया जाए जिम्मेदार। दरअसल जैसे हम अपने घर में सफाई का काम करने के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीद लेते हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर खरीद लेते हैं, वैसे ही कंपनियां भी अपने काम को आसान, एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदती हैं। और जो कंपनियां ये सॉफ्टवेयर बनाती या बेचती हैं SaaS कंपनियां कहलाती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। आज हम आपको ऐसी ही एक SaaS कंपनी के बारे में बताएंगे जिसने खुद को न सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाली कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश किया, बल्कि यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा भी हासिल किया। हम बात कर रहे हैं फ्रेशवर्क्स की। फ्रेशवर्क्स को चेन्नई के रहने वाले गिरीश मातृबूथम ने दोस्त शान कृष्णासामी के साथ मिलकर 2010 में शुरू किया था। उस समय इसका नाम फ्रेश डेस्क रखा गया था, जो बिजनेसेस को कस्टमर हेल्प सर्विस देने का काम करती थी। बेसिकली फ्रेश डेस्क बिजनेसेस को यानी कंपनियों को उनके कस्टमर्स की परेशानियां, उनकी शिकायतों को डील करने, उन्हें मैनेज करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने भी कभी न कभी किसी कंपनी से फ्रस्ट्रेट होकर उसके कस्टमर हेल्प सर्विस ऑप्शन पर दरवाजा खटखटाया होगा। कभी अपने ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए, तो कई बार रिटर्न और रिफंड से जुड़ी जानकारी के लिए, और कई बार शिकायत दर्ज कराने के लिए। इस दौरान आपका सामना हुआ होगा एक चैट बॉट से, जो आपके कुछ सवाल पूछकर कुछ उपाय बताता है। अगर बात नहीं बनी तो आपकी कॉल ट्रांसफर होती है एजेंट के पास। ये सारी प्रक्रिया एक खास तरह के सॉफ्टवेयर पर होती है, जिसके जरिए कंपनियां अपने कस्टमर्स की शिकायतों का ट्रैक रिकॉर्ड रख पाती हैं, उससे डील कर पाती हैं। फ्रेशवर्क्स भी कंपनियों को बस इसी तरह का हेल्प डेस्क सिस्टम प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी को बनाने में गिरीश के प्रोफेशनल करियर का बहुत बड़ा रोल रहा है। MBA के बाद 1999 में गिरीश की HCL सिस्को में नौकरी लग गई। वहां 15 महीने काम करने के बाद गिरीश ने ई-फोर्स ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह 13 महीने काम किया। 2001 में गिरीश वापस इंडिया लौट आए और माइंडशेयर नाम की अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रेनिंग कंपनी शुरू की, लेकिन इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और कंपनी बंद हो गई। गिरीश पूरी तरह बेरोजगार हो चुके थे और अब उन्हें बेसब्री से एक परमानेंट नौकरी की तलाश थी। किसी पुराने रेफरेंस की बदौलत उन्हें जोहो, जिसका पुराना नाम एडवेंट नेट है, वहां इंटरव्यू देने का मौका मिला। HR ने जब उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा कि 5 साल में आप खुद को कहां देखते हैं, गिरीश ने जवाब दिया, मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा। खैर, गिरीश को एडवेंट नेट में जॉब मिल गई। गिरीश अपनी जिंदगी में फ्रेशवर्क्स को शुरू करने से ज्यादा जोहो के एक्सपीरियंस को वैल्यू देते हैं। दरअसल गिरीश को 2002 में जोहो में प्रोडक्ट मैनेजर बनने का मौका मिला। 2005 में उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर बना दिया गया। 4 साल बाद उन्हें वापस से प्रोडक्ट मैनेजमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगर एक कंपनी में रहते हुए आपको इतना कुछ सीखने को मिले, आप सफलता की इतनी सीढ़ियां चढ़ें, तो उसे क्रेडिट देना भी जायज लगता है। गिरीश ने 2009 में टेक्सास से वापस चेन्नई शिफ्ट होने का फैसला किया। इस शिफ्टिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिमाग में $1 बिलियन आइडिया भर दिया। दरअसल हुआ यूं कि गिरीश जिस शिपिंग कंपनी से अपने घर का सारा सामान भिजवा रहे थे, उनसे उनका टीवी टूट गया। लाख कोशिशों के बावजूद, लाख कॉल्स करने के बावजूद कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गुस्से में आकर गिरीश ने ट्विटर पर शिकायत पोस्ट कर डाली। फिर कंपनी के CEO ने ट्विटर पर आकर उनसे माफी मांगी और अगले ही दिन उनके इंश्योरेंस का पूरा पैसा वापस हो गया। ये 2010 की बात है। उस समय ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल कस्टमर सर्विस के लिए होना शुरू ही हुआ था। इस वाकये ने गिरीश के दिमाग में खलबली मचा दी। उन्हें लगा कि इस स्पेस में एक नया प्रोडक्ट लाने का साफ साफ मौका नजर आ रहा है। इसके कुछ समय बाद ही उनके साथ एक और वाकया हुआ, जिसने उन्हें दिमाग के किसी कोने में पड़े इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि गिरीश हैकर न्यूज पर एक आर्टिकल पढ़ रहे थे। उसमें बताया गया था कि ज़ेनडेस्क, जो एक कस्टमर सर्विस कंपनी थी, उसने अपने सर्विसेज के दाम 60 से 300% तक बढ़ा दिए हैं, जिससे कस्टमर के एक बड़े बेस के बीच नाखुशी थी। उसी आर्टिकल के कमेंट में किसी ने लिखा था कि मार्केट में इस समय कस्टमर सपोर्ट स्पेस में खुला मौका है।
अगर कोई अक्लमंद शख्स चाहे तो बड़े आराम से इस मौके का फायदा उठाकर इस मार्केट में एंट्री ले सकता है। अगर टाइमिंग और प्राइसिंग सही रख दे तो उसे ज़ेनडेस्क और ई स्पोर्ट्स के कस्टमर्स को अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। गिरीश के लिए ये कमेंट जैसे आई ओपनिंग मोमेंट था। गिरीश अपनी कंपनी के ब्लॉग में लिखते हैं, जोहो में रहते हुए कस्टमर हेल्प डेस्क सिस्टम्स पर काम करने का उनके पास अच्छा अनुभव हो चुका था। मार्केट के बारे में भी मुझे काफी कुछ मालूम था। सारी जानकारी के बावजूद अगर मैं इस फायदे को नहीं भुनाता तो ये मेरी बेवकूफी ही होती। बिना देर किए उन्होंने कस्टमर सपोर्ट मार्केट में एक सैस कंपनी शुरू करने का फैसला किया और इस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। गिरीश के लिए अगले कुछ सप्ताह काफी तनाव भरे भी थे, एक्साइटमेंट भी था और डर भी था। डर इस बात का कि ये स्टार्टअप पर काम करना होगा, फिर स्कूल की फीस देनी होगी, घर का लोन वगैरह, ये सब कैसे जाएगा। मगर उन्होंने अंत में स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। 1 महीने के अंदर freshdesk.com नाम का डोमेन मिल गया। अब गिरीश को जरूरत थी एक को-फाउंडर की। गिरीश के साथ जोहो में शान कृष्णासामी नाम के एक शख्स काम करते थे, जिनका टेक के मामले में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने शान के सामने प्रपोजल रखा और शान ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। दोनों दिन भर ऑफिस में काम करते और रात में फ्रेश डेस्क पर काम करते। कई सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर फ्रेश डेस्क को एक बड़ी कंपनी बनाना है तो इसे पूरा टाइम देना होगा, और दोनों ने अक्टूबर 2010 में एक साथ कंपनी से यानी जोहो से रिजाइन कर दिया। धीरे धीरे ये 2 लोगों की टीम बढ़कर 6 लोगों की हो गई। अब बारी आई कंपनी को रजिस्टर कराने की। गिरीश कंपनी इंडिया में रजिस्टर कराना चाहते थे, मगर उस समय इंडिया में कोई ऐसा पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर नहीं था जो रिकरिंग पेमेंट सोल्यूशन ऑफर कर रहा हो। आखिरकार उन्होंने फ्रेशडेस्क को अमेरिका में इनकॉर्पोरेट कराने का फैसला किया और एक दूसरी कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर कराई। गिरीश ने जब अपने शुरुआती कस्टमर्स की प्रोफाइल को एनालाइज किया तो उन्हें समझ में आया कि जो मौजूदा कस्टमर हेल्प सॉफ्टवेयर हैं वो कंपनियों की बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस समय कंपनियों को सोशल मीडिया कंप्लेंट्स को डील करने वाले सिस्टम की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। दूसरी बात उन्हें जो समझ में आई वो ये कि एसएमबी कस्टमर एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो सस्ता हो और साथ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हो, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप सर्विस से जुड़ी सभी चीजें एक ही सिस्टम के अंदर मिल जाए। गिरीश इस एनालिटिक्स के आधार पर अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं। अब कंपनी ने फ्रेशडेस्क के बीटा टेस्टिंग यूजर्स को अपना इनवाइट भेजना शुरू किया, साथ में शुरू की तगड़ी मार्केटिंग। आज के इस डिजिटल युग में अगर आप स्मार्ट हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बड़े कम पैसों में अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं, और गिरीश तो स्मार्ट थे ही, उन्होंने यही काम किया। उन्होंने गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर 10 से $50 के खर्चे भर में अपनी मार्केटिंग शुरू की। कई ब्लॉग पोस्ट लिख डाले जिन पर काफी अच्छे व्यूज आए। कुछ ही समय बाद कंपनी ने मार्केटिंग पर महज $350 से $400 खर्च करके 150 क्लाइंट हासिल कर लिए। फ्रेश डेस्क ने कस्टमर सपोर्ट सर्विस के फील्ड में तहलका मचा दिया। इसने खासकर एसएमबी कंपनियों के लिए कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना, उनकी शिकायतों को सॉल्व करने का प्रोसेस बड़ा आसान और किफायती बना दिया, जिसकी उस समय मार्केट को बहुत ज्यादा जरूरत थी। कुछ समय बाद उसने सोशल मीडिया पर कस्टमर्स की शिकायतों को सॉल्व करने वाला सिस्टम भी सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया। फ्रेश डेस्क कस्टमर के साथ साथ एम्प्लॉय से जुड़े सोल्यूशन भी ऑफर करने लगी थी। मतलब कंपनियां फ्रेश वर्क्स के सॉफ्टवेयर को खरीद कर एम्प्लॉयज और कस्टमर दोनों को मैनेज कर सकती थी, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। फ्रेश डेस्क को मार्केट से बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। कंपनी को पहला कस्टमर ऑस्ट्रेलिया से मिला और इसके बाद 5 और कस्टमर अलग अलग देशों से मिले। इस तरह पहले ही दिन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी थी। फ्रेश डेस्क के शुरुआती दिनों में इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इसकी तगड़ी फाइट रही है। पहला नाम तो ज़ेनडेस्क का ही है। जब फ्रेश डेस्क लॉन्च हुआ तो ज़ेनडेस्क के सीईओ ने आरोप लगाते हुए कहा कि गिरीश ने जानबूझकर उनकी कंपनी से मिलता जुलता नाम रखा है। इसके कुछ दिनों बाद ही जोहो ने गिरीश पर आरोप लगाया कि उन्होंने वहां की कॉन्फिडेंशियल जानकारी को चुराकर और उसकी मदद से ही फ्रेश डेस्क जैसी कंपनी को बना दिया है। खैर, गिरीश की फ्रेश डेस्क ने बड़ी चालाकी से इन आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसके जरिए अपनी फ्री की मार्केटिंग भी करा ली। बिजनेस मॉडल की बात करें तो गिरीश को शुरुआती दिनों में ही असल प्रॉब्लम समझ में आ चुकी थी। बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द थे। बिजनेस सॉफ्टवेयर का नाम सुनकर कंपनियों के दिमाग में 2 ही चीज आती थी, ढेर सारा खर्चा और समय की खपत। इसलिए गिरीश ने फ्रेश डेस्क को न सिर्फ किफायती रखा बल्कि इजी टू गो रखा। उनके मुताबिक जहां बाकी दूसरे प्रोवाइडर्स के सॉल्यूशन को लागू करने में 1 से 1.5 साल लग जाते थे, वहीं उनका प्रोडक्ट 3 से 4 सप्ताह में पूरी तरह रेडी टू यूज था। इस वजह से कंपनी का यूजर बेस बड़ी तेजी से बढ़ता गया और उनके क्लाइंट प्रोफाइल में बड़े बड़े नाम शामिल होते गए। समय के साथ फ्रेश डेस्क बिजनेसेस के लिए नए नए प्रोडक्ट लाते गए। फ्रेश डेस्क के अलावा उसने फ्रेश टीम, फ्रेश सर्विस, फ्रेश मार्केटर, फ्रेश सेल्स,
फ्रेश चैट जैसे प्रोडक्ट पेश किए। ये सभी ऐप मिलकर एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिन्हें खासकर एसएमबी क्लाइंट से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। आज कंपनी के 145 देशों में 1 लाख से ज्यादा क्लाइंट हो चुके हैं। लेकिन कंपनी के सामने एक दिक्कत थी। कंपनी भले ही कई प्रोडक्ट ऑफर कर रही थी, लेकिन आज की तारीख में उसका नाम अभी भी फ्रेश डेस्क ही था। कंपनी अब मार्केट में खुद को एक मल्टी प्रोडक्ट ब्रांड की तरह पोजीशन करना चाहती थी, इसलिए 2017 में गिरीश समेत अन्य एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी का नाम बदलकर फ्रेशवर्क्स करने का फैसला किया। अभी तक गिरीश ने कंपनी को चलाने के लिए किसी से भी बाहरी मदद नहीं ली थी। उन्होंने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और अपनी कुछ जमा पूंजी से लेकर ही कंपनी की शुरुआत की थी। फ्रेशवर्क्स के बढ़ते मार्केट शेयर की बदौलत धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का ध्यान भी उसकी तरफ जाने लगा। फिर 2011 में कंपनी को एक्सेल पार्टनर से $1 मिलियन का पहला फंड मिला। दूसरे राउंड में टाइगर ग्लोबल और एक्सेस से $5 मिलियन का फंड मिला। इसी तरह 7वें राउंड में फंडिंग से कंपनी को जुलाई 2018 में एक्सेल और सिकोया से $100 मिलियन का निवेश मिला और कंपनी बन गई यूनिकॉर्न। अब तक कंपनी 9 राउंड में टोटल $484 मिलियन का फंड जुटा चुकी है। उसके इन्वेस्टर्स की लिस्ट में एक्सेल, सिकोया, टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फ्रेशवर्क्स ने अब तक 13 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इनमें आंसर IQ, कैनवस फ्लिप, जारगेट, नटेरो जैसे नाम शामिल हैं। फ्लिंट उसका सबसे हालिया अधिग्रहण है, जो उसने 9 जुलाई 2020 को किया है। फ्रेशवर्क्स का IPO 22 सितंबर 2021 को अमेरिकी बाजार में लिस्ट हुआ और वह US मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली SaaS कंपनी बन गई। लिस्टिंग से फ्रेशवर्क्स को $1.03 बिलियन का फंड मिला और वैल्यूएशन इसकी बढ़कर हो गई $10 बिलियन के पार। कड़ी मेहनत की बदौलत कंपनी ने 8 सालों के अंदर 2018 में रेवेन्यू $100 मिलियन तक पहुंचा लिया। 1 साल बाद ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर $200 मिलियन पहुंच गया और कस्टमर बेस 1.5 लाख से बढ़कर 2,20,000 को छू गया। फरवरी 2021 में ही कंपनी ने $300 मिलियन का मार्क छू लिया। अगर आंकड़ों को कैलकुलेट करें तो निकलकर सामने आता है कि कंपनी ने महामारी के दौरान भी 40% सालाना के हिसाब से ग्रोथ हासिल की है। कंपनी इस समय अमेरिका, यूरोप, पेरिस, नीदरलैंड्स, फ्रांस जैसे देशों से लेकर जापान, इंडिया तक में अपने दफ्तर खोल चुकी है। कंपनी ने मार्च तिमाही में 42% का रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया है, मगर कंपनी का लॉस कुछ बढ़ा है। कंपनी को मार्च तिमाही में $49 मिलियन का घाटा हुआ, जो 2021 के मार्च तिमाही में महज $2.5 मिलियन के आसपास ही था। तो ये थी फ्रेशवर्क्स की कहानी। कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपसे फिर मिलेंगे एक और नए यूनिकॉर्न की कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।